हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल की बात की थी, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हैं, इसलिए मैं आज सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस थ्योरम को शॉर्ट में बता के और सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल कराऊंगा, सारे टाइप के एग्जांपल नहीं कराऊंगा। एंड देन इस चैप्टर को वेक्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोग डाउट मिला के चेकआउट करना कि कितने डाउट क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे वो आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं। जिसके पास मेरे नंबर है वो मेरे को मैसेज व्हाट्सएप पे करके भी पूछ सकता है। सो व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल? इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑन ए सरफेस। किसी भी वेक्टर का अगर आप सरफेस पे इंटीग्रेशन लेते हो तो वो जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ सरफेस इंटीग्रल। ओके, नाउ व्हाट इज सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसमें ए डॉट डी एस लिख रहे हो आप, तो इस डी एस की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो एज वी ऑल नो कि अगर ये आपका वो आपका डी एस जो आपका एरिया है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल में क्या होता है? एरिया इंटीग्रल होता है। क्या होता है? एरिया इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे एरिया इंटीग्रल होता है, तो एरिया इंटीग्रल हो रहा है, तो यहाँ पे ए डॉट डी एस जो है, तो इस डी एस को मैं लिख सकता हूँ क्या? इस डी एस, द डी एस कैन बी रिटन एज ए डॉट डी एस की मैं लिख सकता हूँ डी एस और एन कैप। मतलब क्या होता है? डी एस तो इसकी वैल्यू होगी, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। सो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? एन कैप है। इसकी डायरेक्शन क्या है? एन कैप। ठीक है, तो इसको ए डॉट डी एस भी हम लिख सकते हैं। नाउ ये हमने किया, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। डी एस में अल्पांश जो है आपको पहले से बता चुका हूँ, जितने भी टाइप के अल्पांश होते चाहिए, जितने टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट हो, चाहे एरिया एलिमेंट हो, सरफेस एलिमेंट हो, वॉल्यूम एलिमेंट हो, सब बता चुका हूँ मैं। और ऐसे ही द वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा? द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर विद इन ए वॉल्यूम वी। ओके, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। मैं 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और उसमें हम इस थ्योरी को पूरा कंटेंट करने की आवश्यकता, जितनी आवश्यकता होगी उतना हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो आपको सीधे सिंपल क्वेश्चंस मिलाने हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। कहाँ यूज़ आता है वो मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम इंटीग्रल में द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जो है कई जगह लिखा होता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे अगर वेक्टर होगा तो जो लास्ट रिजल्टेंट आना चाहिए वो वेक्टर आना चाहिए, बट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, तो ये वेक्टर नहीं होते। ओके, दिस इज मोस्टली स्केलर क्वांटिटी। हाँ, हो सकता है वेक्टर हो, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं। यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए आपने रो पढ़ा होगा, ठीक है, रो डी वी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो साइन स्टार डी वी सुना होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज़ है, दे बोथ क्वांटिटीज़ आर नॉट वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या नहीं है? वेक्टर नहीं है। तो अपने को इसलिए ये वेक्टर है या नहीं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मोस्टली स्केलर होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में किसी स्केलर का इंटीग्रेशन किया जाता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया जाता है। और कई जगह वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, मुझे पता नहीं लगता कि भी, मैंने तो कभी वेक्टर देखा नहीं, फिर भी मे भी हो सकता है कहीं पे हो, बट स्केलर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे वेक्टर लिखा, बट दीज आर स्केलर क्वांटिटी। चाहे रो डी भी ले लो, साइन स्टार साइन डी भी ले लो, तो यहाँ पे इनके थोड़े से हम यूज़ होते हैं। नाउ डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी वेक्टर का जो आप सरफेस इंटीग्रल करते हो वो उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। मैंने इन शॉर्ट इसको करवाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। नाउ वी सीधे क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और क्वेश्चंस करने के बाद हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड v इज इक्वल टू दिस दे रखा है। देखो, आपको पता है कि जब हम लिखते हैं सरफेस एलिमेंट, तो सरफेस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं कि जो तीनों दिशाओं में जो सरफेस एलिमेंट है उन तीनों का कंपोनेंट को लिखते हुए हम लिखते हैं। जैसे कि हमने लाइन एलिमेंट को डी आर को लिखते हैं अपन डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के के। वैसे जो आपका डी एस होगा वेक्टर सरफेस एलिमेंट, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा आपका डी एस एक्स आई के प्लस डी एस वाई जे के प्लस डी एस जेड के। और ये क्या होते हैं? ये आपको पता है, आपने निकाले हुए हैं डी वाई डी जेड आई कैप, और ये आपका होता है डी एक्स डी जेड जे कैप, और फाइनल जो आपका होता है डी एक्स डी वाई के कैप। ओके, तो ये आपको पता है, तो आप इंटीग्रेशन इस हिसाब से भी कर सकते हो,
ठीक है, आप पे वो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है कि वी वेक्टर दे रखा है, वो आर स्क्वायर आर वेक्टर दे रखा है, इसका आपको सरफेस इंटीग्रल करना है। देखो जी, यहाँ पे अपने पास करने के बहुत सारे तरीके, हम बहुत सारे तरीकों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी अभी हमने जो चीज़ पढ़ी कि हम किसी भी सरफेस जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको सरफेस इंटीग्रेशन दिखे तो पहले आप ये पॉसिबिलिटी चेक करिए कि क्या वेदर इसका जो हम कर रहे हैं, क्या इसका जो इंटीग्रेशन है वो इसके डाइवर्जेंस से सोल्व होना है, क्योंकि डाइवर्जेंस से निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो इसकी मैं बात करूँ तो ये आर में है, नॉट इन एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड में होता तो हम जो ये वाले फॉर्मूले यूज़ करते, बट बिकॉज इट इज़ नॉट इन एक्स वाई जेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे वो कौन से फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, या इसके लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, दैट विल बी आर थीटा एंड फाई। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या होता है। तो एक दे रखा है, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर v इज इक्वल टू दिस दे रखा है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ ए स्पीयर ऑफ रेडियस एक किसी सरफेस, किसी स्पीयर की सरफेस के अलोंग इस वेक्टर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जिसकी रेडियस कितनी है, a है। तो कैसे करेंगे, बस सीधी सीधी बात है कि अपने को निकालना है v वेक्टर डॉट ds, और ये क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन। देखो कई बार मैं सरफेस ऐसे s लिख के छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक ही लाइन। सरफेस इंटीग्रल में लोग 2 लाइन लिखते हैं क्योंकि 2 के सापेक्ष होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 लिखो 3 लाइन लिखो, वो आपकी मर्जी है। वैसे सरफेस इंटीग्रल समझ लो आप, सरफेस एस लिखा हुआ तो सरफेस इंटीग्रेशन। ओके, अगर ये क्लोज होता तो मैं इसको बंद कर देता। अब इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, सरफेस ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस। तो सरफेस तो एक बंद आकृति है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ध्यान में रखना, डाइवर्जेंस थ्योरम और कर्ल थ्योरम जो होती है वो बंद सतह के लिए ही होती है। अगर आप कर्ल निकालना चाहे तो अगर इसके लिए, अगर आप किसी वेक्टर का, ए वेक्टर का आप निकालना चाहे ए डॉट डी एल, तो ये बंद होगा, तब तो इस पर हम कर्ल की थ्योरम मतलब स्टोक थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बंद नहीं है तो वी कांट अप्लाई। ऐसे ही कोई स्पीयर का, जैसे हम स्पीयर के अलोंग इसका कर रहे हैं, तो स्पीयर तो एक पूरी बंद आकृति है, ठीक है, क्लोज पाथ है, तो उसमें इसका जो होगा इंटीग्रेशन वो क्लोज पाथ इंटीग्रेशन होगा। दैट्स वाई कि इसको हम क्लोज पाथ इंटीग्रेशन है, इसीलिए इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में। और किसी भी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट, तो डेल डॉट वी डॉट डी वी कर देंगे और ये हट जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल को किस में चेंज कर लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब आपको निकल रहा है डेल डॉट वी, डेल डॉट वी फाइंड आउट करना है, डेल डॉट वी फाइंड आउट करना है। लेकिन अब अपने पास सीधे एक्स वाई जेड तो है नहीं, डेल डॉट वी फाइंड आउट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें डेल डॉट वी फाइंड आउट करने के लिए जो हमने पढ़े थे कुछ चीज़ें, उनमें जाना पड़ेगा। जो पुरानी वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर व्हाट कैन बी इन, अलग अलग आपके उसमें डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, याद करिए ज़रा क्या होती है, 1/H1H2 ऐसा करके कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो क्या होता है एक्चुअल में, तो अपनी वैल्यू क्या थी भाई डेल डॉट वी की, कोई बताएगा, वो थी आपकी क्या, वही 1/H1H2 S3। ठीक है, फिर यहाँ पे था डेल अपॉन डेल, पहला वाला U1, और यहाँ पे क्या था H2 S3, और साथ में क्या था आपका जो पहला है उसका एलिमेंट जो एक्स डायरेक्शन में है, वो मतलब जो उस डायरेक्शन में है F1। ठीक है, ऐसे करके फिर आगे था डेल अपॉन डेल U2 ऐसे करके। ठीक है, तो जब नो डेल डॉट वी का फॉर्मूला आता है, वो फाइनली मैं इसको कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने डाइवर्जेंस को बता रखा है इन दोनों में। तो डेल डॉट वी का सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, जो इसमें होता है, दैट इज़ 1/R² डेल अपॉन डेल आर, और यहाँ आएगा R² इंटू FR। ठीक है, फिर क्या होगा, आगे चलेंगे अपन, तो आगे आएगा प्लस 1/R साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा ऐसे करके, और आगे आएगा डेल अपॉन डेल फाई। ठीक है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि अपने यहाँ पे जो टर्म है वो R² R वेक्टर दे रखा है,
तो इसको जब आप आर स्क्वायर आर वेक्टर को लिखोगे, आर वेक्टर को फिर क्या लिख सकते हो आप, आर वेक्टर को आप लिख सकते हो आर आर कैप। तो जब ऐसे लिखोगे तो ये पूरा आर कैप में आ गया, यहाँ पे फाई है ही नहीं, थीटा है ही नहीं। तो अगर इस पूरे का आप थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जीरो आएगा, ऐसे ही फाई के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो। तो ये दोनों टर्म क्या है, हटाने लायक है, इसको कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इस टर्म को देखिए। तो 1/r² होगा, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर कर रहे हो आप, आर स्क्वायर और एफ आर। तो एफ आर की वैल्यू क्या है, देखिए एफ आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं v को देखता हूँ ढंग से, तो मैं वापस इधर v को लिख के बताता हूँ आपको। v इज इक्वल टू दे रखा है आपका क्या, v इज इक्वल टू दे रखा है आर स्क्वायर आर वेक्टर को मैंने लिखा आर आर कैप, तो ये तो आ गया u1 कैप, तो ये हो गया आर क्यूब, है ना। तो आर कैप डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है, या आर कैप डायरेक्शन में इसका कितना घटक, आर क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट आर क्यूब। तो 1/r², और इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया r की पावर 5। r की पावर 5 का औकलन क्या होता है 5, r की घात क्या हो जाएगा 4, r² कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 5r²। तो अपना जो इंटीग्रेशन आया दैट इज़ 5r², ठीक है। तो यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो डेल डॉट जो 5 है, डेल डॉट ds है जिसको हमने लिखा था क्या, डेल डॉट v dv, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5r² और dv, और dv की मैं वैल्यू लिखूं तो इसमें r थीटा 5 में हमने dv की वैल्यू निकाली, तो वो कितनी आई थी r² साइन थीटा d थीटा d फाई। इसीलिए मैंने इन सबको पहले करवा दिया था कि ताकि आपको वॉल्यूम एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट आपको याद नहीं करने पड़े। तो ये जो वैल्यू थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन का मतलब सबके सापेक्ष अलग अलग होगा, r थीटा फाई तीनों के सापेक्ष आपको क्या होगा अवकलन, d फाई d थीटा और एक dr भी आएगा। देखिए जी, तो 5 बाहर ले लिया, r² और r² कितनी होगी, r की पावर कितनी होगी 4 हो गई, ठीक है, r की पावर हो गई 4, और ये हो गया साइन थीटा d थीटा, और यहाँ हो गया d फाई। तो d फाई जो था उसको हमने लिया था 0 to 2 पाई कर सकते हैं इंटीग्रेट, और इसको हम कर सकते हैं फ्रॉम 0 to पाई, सॉरी 0 to पाई इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो अपना थर्ड है ये, इसको 0 to a आप कर सकते हो इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगी r की पावर 5/5। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dr जब आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा r की पावर 5/5 0 to a इंटू साइन थीटा का अवकलन आप समाकलन करोगे तो आएगा माइनस का कोस थीटा, तो डेट इज माइनस कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा 0 to पाई लिखोगे आप इसमें। और फिर डी फाई का जब आप करोगे तो हो जाएगा 5 0 to 2 पाई। तो इसमें पुटअप करोगे तो हो जाएगी 5 a⁵ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस कोस थीटा, तो लिखोगे पहले पाई लिखोगे तो माइनस ऑफ कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आपका हो जाएगा माइनस का कोस 0, तो माइनस का कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअल में, और ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और फाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 पाई। तो 2 पाई इंटू 4 पाई हो गए, तो ये हो गया 4 पाई a⁵ आपका जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हमने किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने सामने पुटअप होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने और यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे इसके लिए a.dl फाइंड आउट करो, तो आप इसके लिए क्या करो भाई, डेल जो ये दे रखा है इसके लिए आप a.dl फाइंड आउट करना है। तो ये दे रखा जो क्वेश्चन है इसमें लाइन इंटीग्रल दे रखा है, तो लाइन इंटीग्रल को किस में चेंज कर सकते हैं हम, सरफेस इंटीग्रल में, तो इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे। और एक जो क्वेश्चन ये दे रखा है इसको आप ढंग से